हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम आपके लिए इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर के आए हुए हैं। इस पेपर में आपको ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जिनका सही आंसर्स आप देखेंगे और सही आंसर के साथ साथ हम हर टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप 100 क्वेश्चंस ही नहीं और बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ सकेंगे और इसके बारे में जान सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमार सीट में ही आपको क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और इनमें सभी के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे उनमें आंसर मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओमार सीट पर आपको प्रश्न हल करना है, केवल 75 क्वेश्चंस को आपको टिक करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, WHO का क्या अर्थ है? तो WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, व्हाट इज मीन बाय WHO? तो यहां पर आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी बुक के राइटर कौन हैं? तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी बुक जो लिखी गई है वो एजी टांसले के द्वारा लिखी गई है, मींस ऑथर ऑफ द प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी, ये एजी टांसले महोदय का है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, एनवायरमेंट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल कंडीशन विच सराउंड एट गिवन पॉइंट इन अ स्पेस और टाइम, यानी मनुष्य की एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन भी सीसी पार्क महोदय के द्वारा ये आंसर दिया गया है, यानी ये डेफिनेशन दी गई है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोकोल्स कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर इस बात को बहुत ढंग से समझ लीजिएगा कि इस पेपर के जो पहले से टिक हैं उनमें से आधे टिक गलत हैं। मैंने इस बात को कंफर्म कर लिया है और ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूं। पिछले लगभग 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद मैंने आपके 100 क्वेश्चंस को वेरीफाई किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर्स आपको दे रहा हूं। तो स्टोकोल्स कौन थे? तो स्टोकोल्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सोशल इकोलॉजी पर अपनी एक थीसिस लिखी हुई है। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको लिख के बता रहा हूं, सोशल इकोलॉजी पर इन्होंने थीसिस लिखी है, इसलिए ऑप्शन ए ये मनोवैज्ञानिक सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि द टर्म इकोसिस्टम अप्लाइज टू द एनी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन स्पेस टाइम यूनिट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, यानी पारितंत्र किसी प्रणाली का भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान और समय के इकाई के रूप में करता है। इसके इस परिभाषा को बताने वाले कौन हैं? तो याद रखेंगे, इस परिभाषा को बताने के लिए जो राइटर हैं वो ऑप्शन डी लिंडरमैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी हु यूज इकोसिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम किसके द्वारा प्रयोग किया गया या इकोसिस्टम को किसने यूज किया, इस बात के लिए कहा जाता है। तो इकोसिस्टम एजी टांसले महोदय के द्वारा यूज हुआ है। बट अगर हम आपसे बात करें कि इकोसिस्टम को आप कब देख रहे हैं, तो यहां पर ये याद रखिएगा कि इकोसिस्टम को इन्होंने 1985 में लागू किया था और यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको 1935 में इन्होंने एजी टांसले महोदय ने इसे कॉइन किया था, इसलिए इकोसिस्टम एजी टांसले के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम वाज वेल ग्राउंडेड। इकोसिस्टम को कंप्लीटली किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो इसका भी आंसर आपका एजी टांसले ही होगा, क्योंकि एजी टांसले ने ही इसे बताया था। लेकिन अगर बात आ जाती है कि इकोसिस्टम का पिता किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोसिस्टम, तो ये याद रखेंगे, यूगेनी ऑडम नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें हम इकोसिस्टम का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत गुरु उपभोक्ता को बांटा गया है,
यानी जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इन द पार्ट। इन द इकोसिस्टम ट्रॉपिक लेवल कितने हैं? देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल। एंड जब बात आती है कि कंज्यूमर्स कितने हैं, तो कंज्यूमर्स के जो लेवल हैं वो कंज्यूमर्स के तीन लेवल हैं यहाँ पर खासकर, और 3 लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स आता है। इस बात को आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। बायोमास इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिलो। बायोमास इनमें से किसका ऑर्गेनाइजेशन है, किसका घटक है? बायोमास किसका पार्ट है? तो बायोमास पार्ट है आपके प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का, या कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास है क्या, इस चीज को समझ लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल को क्रिएट करने का जो एक ऑप्शन है, यानी प्लांट्स और एनिमल के बायो प्रोडक्ट से जब हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो उसे हम बायोमास कहते हैं। और बायोमास इस तरीके से एक उत्पादक के तौर पर आएगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो आपको यहां पर एक्वेरियम सही आंसर होगा। बट अगर एक्वेरियम नहीं दिया है तो किसे टिक करेंगे? एक्वेरियम ना दिए होने की कंडीशन में एक्वेरियम के बाद एग्रीकल्चरल फील्ड और जू यानी चिड़ियाघर को आप सही ऑप्शन के तौर पर टिक करेंगे। अगर ऊपर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में बायोमास के ऑप्शंस आते हैं कि बायोमास कितने प्रकार का होता है, तो बायोमास 5 प्रकार का है, जिसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट रेजिड्यू, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। अगला 11 नंबर के क्वेश्चन को देखें। ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो एक्चुअली जो पृथ्वी सम्मेलन है ये हमें आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के उसमें रखा गया था, और इसे रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका ऑर्गेनाइजेशन 3 जून से 14 जून तक हुआ था। तो ऑप्शन 5 जून इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन ये बात याद रखेंगे, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। अगर पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछ लिया जाता है तो पहला पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, जो स्वीडन में है, 1972 में। और उसकी 20वीं सालगिरह पर यानी 20th एनिवर्सरी पर यह अर्थ समिट ब्राजील में दोबारा से हुई है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1972 में है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोर्स ऑफ द मैरीन वाटर यानी खारा पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़े स्रोत के तौर पर आप देखेंगे तो सॉल्ट मार्सेस, कोरल रीफ्स और सी ग्रासेस इसका मेन सोर्स होती हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमें समुद्र में मिलती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साफ पानी का स्रोत कौन सा है? तो साफ पानी के स्रोत के तौर पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमें साफ पानी हैंडपंप से मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी आप हैंड पाइप को सही करेंगे। तो इस तरीके से आप यहां तक के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चंस में, पेपर में लगाए गए सारे क्वेश्चन सही नहीं है, इसलिए रेड इंक को फॉलो करें। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र कैसी यूनिट है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? तो क्या आप ऑप्शन गेस कर पा रहे हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक ओपन इकोसिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है। क्यों होता है? रीजन पूछा जा सकता है, बिकॉज कंटेंट कैन मूव फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में फैक्टर्स जा सकते हैं, इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला घटक है। ऑप्शन बी सही होगा, सी एंड डी, ए एंड बी दोनों नहीं सही होगा। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा जा गया है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को हमने कितने भागों में बांटा है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 भागों में बांटे गए हैं, और ये हमारे ब्लूम महोदय के द्वारा बताया गया था, जिसमें रिमेंबर नंबर 1 पे, अंडरस्टैंड नंबर 2 पे, अप्लाई नंबर 3 पे, एनालाइज नंबर 4 पे, इवैल्यूएट नंबर 5 पे एंड क्रिएट नंबर 6 पे आता है। तो इस तरीके से 6 आपके
जो स्तर हैं ज्ञानात्मक पक्षों के, उनको रखा जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनईपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी के स्थल मंडल भाग में कितने में लगभग आपका पृथ्वी का स्थल मंडल कितना है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के टोटल पार्ट के 71% पे वाटर है और 29% पे हमारी लैंड है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण में आता है जो उसे प्रभावित करता है। तो अब यहाँ पर ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर ये परिभाषा जो दी गई है, ये परिभाषा अंश टैसी द्वारा दी गई है और ये अंश टैसी महोदय जो हैं, ये इन्वायरमेंट को बताते हैं कि इन्वायरमेंट में वंशानुक्रम के अतिरिक्त यानी जीन्स के अपोजिट सब कुछ आता है। लेकिन इसके बाकी में आप अगर देखें तो जो सीसी पार्क हैं, उन्होंने क्या कहा, रॉस ने क्या कहा, डेविस ने क्या कहा, इनकी परिभाषाओं से उतना मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सिमिलर परिभाषा चूंकि रॉस महोदय ने दी है कि इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नल फोर्स दैट अफेक्ट अस। इस तरीके से इस बात को भी ध्यान दे लें कि ऑन्टैसी की यह परिभाषा है, जो ऑप्शन डी सही है। रॉस ने कहा है कि इन्वायरमेंट इज अ एक्सटर्नल फोर्स दैट अफेक्ट्स अस, यानी पर्यावरण वह बाह्य घटक है जो हमें प्रभावित करता है, ये रॉस की परिभाषा है। ठीक है। अब पर्यावरण का क्षेत्र है, तो पर्यावरण का क्षेत्र कैसा है आप यहाँ पे देखें तो 90% शायद लोग इसमें उपरोक्त सभी में लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उपरोक्त सभी नहीं सही होगा, क्योंकि पर्यावरण का जो क्षेत्र है, पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे 4 स्फीयर आते हैं, जिनमें लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये चारों चीजें आ जाती हैं और इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी का वो भाग जहां पर जीव का विकास हो रहा है, वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विस्तृत इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी नहीं सही होगा। आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर मल्टीपल चॉइस में कहीं पर उपरोक्त सभी है तो वही उसे ही टिक करना है, वही आंसर होता है। एग्जामिनर भी इस बात को जानता है और ऐसे में अक्सर आपके लिए गलत टिक करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर एक ही क्वेश्चन सही होता, ऑप्शन सही होता है, इसलिए याद रखिएगा। डीडीटी क्या है? बहुत नाम सुनते हैं डीडीपी पे, एक क्वेश्चन पक्का बनना है। तो डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या फंगिसाइड है? क्या है? कीटनाशी है, कीटाणुनाशी है या कवकनाशी है? कौन है डीडीटी? क्या था डीडीटी? तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसे हम फुल फॉर्म के तौर पर नाम सुन लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। मैं आई रिपीट, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड था जिसे कि ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस इंसेक्टिसाइड, यानी इसमें एक रंग नहीं होता, ये रंगहीन, गंधहीन, महकहीन है और इसकी खोज 1874 में यानी 1874 में ऑस्ट्रियन केमिस्ट ऑथमर जेडलर ने की थी। ऑथमर जेडलर, आई रिपीट द नेम, ऑथमर जेडलर, जो कि ऑस्ट्रियन केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, उन्होंने इस कीटनाशी की खोज की थी। यहां पर आपके अगेन क्वेश्चन में आए तो केवल कीटनाशी पर टिक करेंगे और इसके बारे में आप याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन इसका नाम है। वर्तमान में इसे बैन किया जा चुका है। ये पर्यावरण के लिए जल, वायु और मृदा तीनों के नुकसान करता था, इसलिए इसको बैन किया जा चुका है। मृदा प्रदूषण के क्या स्रोत हैं? तो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो मृदा प्रदूषण के स्रोतों में लुगदी और कागज मिल, ये जमीन को डिस्टर्ब करता है। तेल शोधक कारखाने जमीन को डिस्टर्ब करते हैं। ऊर्जा और ताप संयंत्र भी जमीन को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार
1986 में प्रारंभ किया गया था और ये पुरस्कार हमारे एक एनजीओ द्वारा पुरस्कार शुरू किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 33% लैंड एरिया को अंडर फॉरेस्ट कवर लाने का टारगेट किया गया है और इसलिए इसे 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1987। इसमें हम कैश और सिल्वर लोटस को प्राइज के तौर पर पाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान ये किसने चलाया और कब चलाया गया? तो NEC जो इसका प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और इसे 1986 में लागू किया गया। हरित ईंधन योजना, ये ग्रीन फ्यूल स्कीम क्या है? ग्रीन फ्यूल स्कीम नॉन पॉल्यूटिंग ईंधन यानी फ्यूल को यूज करने का और उसे डेवलप करने का एक स्कीम है, एक योजना है। इसमें पेट्रोल को विदाउट लेड यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसमें ए और बी, सी जो ऑप्शन है ये सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, डीडीटी में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पीछे हम डीडीटी के फुल फॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म है। तो टी आपके ट्राइक्लोरो इथेन के लिए आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। शोर नापने की इकाई क्या है? तो शोर नापने की इकाई में आप जानते हैं डेसिबल, जिसे कि हम शोर नापते हैं, ध्वनि क्षमता नापते हैं, इसे डीबी के माध्यम से नापा जाता है, ये इसकी यूनिट है। और अगर क्वेश्चन आता है कि डीबी किसके लिए आया है, तो ये डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन और ऑडियोमीटर का आविष्कार किया था, उनके याद में इस चीज को बनाया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर। आप बी को ना टिक करें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ बी टिक हो गया है, इसके लिए एक्सक्यूज करें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप का प्रारंभ कब हुआ? नेशनल एनवायरमेंट फेलोशिप वाज स्टार्टेड इन 1985। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, IIEP क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 1975 में यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत ज्वाइंट वेंचर में स्टार्ट किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाहारी जीव का क्या उदाहरण है, जिसे हम ओमनीवोरस कहते हैं? तो ओमनीवोरस कौन है? हु इज ओमनीवोरस? एंड ओमनीवोरस सभी कुछ खाने वाले होते हैं, इसलिए एक मैन के तौर पर हम ओमनीवोरस को जानते हैं, मैन को जानेंगे। मांसाहारी जीव कौन सा है? तो हिरन मांसाहारी होता नहीं है, शेर मांसाहारी है, बाघ भी मांसाहारी है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, चूंकि उसमें सी और बी और सी दोनों को दिया गया है। शाकाहारी जीव का उदाहरण है, शाकाहारी जीव जो हर्बीवोर होते हैं, वेजिटेशन पर डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन ए हिरन सही आंसर है इसका। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? कंज्यूमर्स की कितनी संख्या है? तो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, 3 तरीके के कंज्यूमर होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर आप याद रखेंगे, अगर ट्रॉपिक लेवल पूछा जाता है तो ट्रॉपिक लेवल 5 होते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉप पहला होता है, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर तीसरे नंबर पर, नेक्स्ट में जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर चौथे नंबर पर और क्वाटरनरी कंज्यूमर 5वें नंबर पर। यानी ट्रॉपिक लेवल 5 होते हैं, कंज्यूमर्स के लेवल 3 होंगे। अब नेक्स्ट आता है, पर्यावरण घटकों के प्रकार कितने हैं? तो बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रकार कितने हैं? कितने तरीके का पर्यावरण होता है? तो पर्यावरण के प्रकारों में प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? शायद ही कोई बच्चा हो जो नहीं जानता है, 5 जून को ऐसा मनाया जाता है और इसके तहत हम बहुत सारा
प्लांटेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो राजीव गांधी पुरस्कार 1993 चूंकि नियरेस्ट ऑप्शन है, ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड इन 1992 फॉर द क्लीन प्रोटेक्शन टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट। महावृक्ष पुरस्कार की कब प्रारंभ हुआ? तो महावृक्ष पुरस्कार 1993 में प्रारंभ हुआ। इसके तहत 25,000 की एक राशि अवार्ड के तौर पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाए जाने का 22 अप्रैल एक दिन निश्चित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, इन विच ईयर द नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड? नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1985। इसे NWDB कहते हैं और इसके तहत जो हमारा वेस्टलैंड है, बंजर बारिन लैंड है, उसकी जो बची हुई जमीन है उसे फॉरेस्टेशन के तहत फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की कोशिश करने की का प्रयास किया गया है। पारिस्थितिकी क्लब, इको क्लब की स्थापना कब हुई? तो इको क्लब की स्थापना 1994 एंड 95 में की गई। इसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता को डेवलप करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अगर वर्ल्ड इकोलॉजी की बात आती है, जैसे कि यहाँ पे इको क्लब है, अब इकोलॉजी की बात आ जाए कि इकोलॉजी किसने वर्ड कॉइन किया, तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने इकोलॉजी वर्ड को क्वाइंट किया था और इकोलॉजी वर्ड आइकोस से बनाया गया है जिसका अर्थ है रहने का स्थान। और अगर बात आती है कि इकोलॉजी के फादर कौन है, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के फादर कौन है? तो इकोलॉजी के फादर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं और इन्हें ही इसका जनक माना जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो गंगा कार्य योजना, जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 1985 में की गई। तो 1985 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाज सेट अप इन इंडिया इन विच ईयर? सो 1 नवंबर 1980 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ऑप्शन ए सही है। मैन एंड हिज वर्क, इंसान और उसके वर्क्स। यहां पर आप देखें तो यहां इस पेपर में जॉन डीवी को टिक किया गया है, बट इट इज नॉट ट्रू। मेलविले जे हर्स्कोविट्स इसके राइटर हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसका सी सही ऑप्शन नहीं है। मैन एंड हिज वर्क, ये इंसान के द्वारा किए गए कामों का एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है, इस बात को इन्होंने परिभाषित किया है। पर्यावरण की प्रकृति है, पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण इंटरैक्टिव भी है, मल्टीडिसिप्लिनरी भी है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेजी में एनवायरनमेंट शब्द किससे लिया गया है? तो एनवायरनमेंट शब्द एनवायरोनर से लिया गया है, जो फ्रेंच वर्ड है, और इसकी स्पेलिंग में खासकर आप ध्यान दे लेंगे तो याद रखेंगे ये स्पेलिंग ई से शुरू होता है, आई से नहीं शुरू होता, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण निर्मित होता है। पर्यावरण किन चीजों से निर्मित है? जैविकीय घटकों से, भू-आकृतिक घटकों से या अजैविक घटकों से। सो इन सभी से पर्यावरण का निर्माण होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अच्छे पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छा पर्यावरण वैलिडिटी रखता है, रिलायबिलिटी रखता है, कॉम्प्रेहेंसिवनेस रखता है, इसलिए पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं? अच्छा पर्यावरण क्या होता है? तो अच्छे पर्यावरण में उपरोक्त सभी सही ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है। ये क्वेश्चन किसके द्वारा कहा गया है? ये वर्ड किसके द्वारा बोला गया है? टीचर इज द मेकर ऑफ मैन। तो यहां पर इस
प्रश्न पत्र में डीवी को टिक किया गया है, जबकि ये इस बात सही नहीं है। जॉन एडम्स ये एक राइटर हैं जिन्होंने इस बात को कहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है वृक्षारोपण लाभकारी है, प्लांटेशन इज यूजफुल फॉर अस, यू नो वेरी वेल, प्लांट हमारी हर तरह से मदद करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। WWF का क्या मतलब है? तो WWF जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए जाना जाता है और इसे 1961 में स्टार्ट किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में की गई है और इसे 1 जुलाई 1916 को लॉन्च किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NGRI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, और इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, नीरी NEERI, नीरी क्या है? तो नीरी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो नीरी एक नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करता है, और इसलिए इसे हम ऑप्शन एक को सही करेंगे। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? ये आपका एक्ट 1984 में है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया, जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका 22 मार्च है। जो विश्व जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और ओजोन परत दिवस आपका 16 सितंबर को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कंजर्वेशन शब्द किससे बना है? बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। कंजर्वेशन वर्ड को बनाया गया है कॉन प्लस सर्वेरे से। कॉन का मतलब टुगेदर होता है और सर्वेरे का मतलब होता है टू टेक, और ये दोनों वर्ड लैटिन से हैं, इसलिए ऑप्शन ए कॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए किया गया त्याग ही संरक्षण है, यानी प्रिजर्वेशन इज द सैक्रिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन फॉर फ्यूचर। ये परिभाषा किसने दी? तो प्रोफेसर एली के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। EIS का पूरा नाम क्या है? तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों ने भाग लिया? बहुत सही क्वेश्चन है, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसे भी पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। 20 वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई, इसे भी पृथ्वी सम्मेलन कहा गया, ब्राजील में है ये, और इसमें 178 कंट्रीज ने भाग लिया था, ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा 178 कंट्रीज ने भाग लिया था और अप्रॉक्स 100 देशों के हेड्स ने भाग लिया है, यानी जो मुख्य हैं उन देशों के, उन्होंने भाग लिया था। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 178 मेंबर्स द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप एक्यूमुलेशन ऑफ द एस्पेक्ट्स एंड कंजर्वेशन, सो बोथ आर रिलेटेड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर्यावरण जागरूकता के मुख्य अंग कौन से हैं? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पार्ट क्या है? तो पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण एजुकेशन का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के कितने उपागम हैं? तो यहाँ पर आप पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागमों को अगर देखें, करिकुलम को देखें, तो फिजिकल एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी एंड जियो साइंस, ऑल आर वेरी कंसर्निंग, सभी के सभी रिलेटेड हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत होने चाहिए, कैसे? चाइल्ड सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, ये सारी चीजें कंसर्न है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्यूरेरे शब्द किससे बना है? तो क्यूरेरे शब्द करिकुलम के का बेस शब्द है, और क्यूरेरे शब्द लैटिन से बना है। क्यूरेरे का अर्थ रेस कोर्स होता है, जो करिकुलम के फॉर्म में आता है, जिसे कि पूरा किया जाना है एक कोर्स के दौरान, इसे पाठ्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लैटिन सही हो जाएगा। पर्यावरण विकास की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप देख सकते हैं एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दीज ऑल आर
सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रदर्शनी की सामग्रियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं? प्रदर्शनी की सामग्रियां यहां पर भी उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे, छात्रों को लगाएंगे। ऑल्दो ये बात सच है कि मार्केट से गुड्स लेकर के छात्र ऐसा करते हैं और समटाइम मॉडल बनवा लेते हैं, लेकिन आप यहां पर शिक्षकों द्वारा नहीं टिक कर सकते। प्रदर्शनी शिक्षकों द्वारा तैयार नहीं की जाती, इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा, उपरोक्त सभी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, गांधी जी जो कि हमारे राष्ट्रपिता जाने जाते हैं, इनके 3 आर थे। इन्होंने आर यानी 3 आर से एक अपनी थियोलॉजी, एक अपनी डॉक्ट्रिन्स दी थी, जिसमें क्या नहीं था? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें अरिथमेटिक को टिक कर देंगे, बट मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के जो 3 आर थे उसमें रीडिंग था, राइटिंग था, अरिथमेटिक भी था, राइजिंग वहां पर नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक तीनों चीजों को गांधी जी प्राइम समझते थे, जिसके तहत इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की? बहुत पुराना और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है। प्रोजेक्ट विधि की खोज W.H. किलपैट्रिक ने की है, ओके, बट अगर पूछ लिया जाए कब की थी, तो क्या आंसर बता पाएंगे आप? नहीं शायद। मैं बताता हूं, 1918 में किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट मेथड की खोज की है। अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं किस बात में? तो अपशिष्ट पदार्थों का जो प्रयोग किया जाता है, वेस्ट मटेरियल आर किसमें यूज किए जाते हैं? तो रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकल, तो इनको पुनर्चक्रण में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है, रीपर्पस, रीयूज नहीं किया जाता, इसलिए उपयुक्त सभी सही नहीं होगा। ये अपशिष्ट पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, फेंका गया एक वेस्ट मटेरियल। देन क्षेत्र पर्यटन के कितने प्रकार हैं? तो क्षेत्र पर्यटन सभी प्रकार का होता है। ये आपका क्षेत्र पर्यटन जो है, शॉर्ट फील्ड ट्रिप होती है, नॉर्मल फील्ड ट्रिप या ब्रॉड फील्ड ट्रिप, ये सभी होते हैं, तो उपयुक्त सही डी होगा इसका। क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य भी उपयुक्त सभी सही होगा। मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि एक कैसी विधि है? ये वैज्ञानिक विधि है या वैज्ञानिक प्रविधि है? तो मैंने डिस्कस किया है पीछे इन्वायरमेंट के एक लेक्चर के दौरान कि ये एक टेक्निकल टीचिंग मेथड है, नॉट टेक्निकल स्ट्रेटजी, सो इसे वैज्ञानिक विधि कहेंगे, नॉट प्रविधि। संगोष्ठी के पक्ष कितने हैं? तो संगोष्ठी में ऊपर की तीनों चीजें होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा एक त्रिपदीय प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? एक्चुअली ये कथन कहा तो डीवी के द्वारा गया है, बट इस पर जो ब्रॉडली डिस्कस किया है वो पीएस ब्लूम ने किया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, WCED का पूरा नाम क्या है? तो WCED जो है ये वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और ये बर्ट लैंड कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता नॉर्वे की पीएम लेडी थी, ये बर्ट लैंड के द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में ई किस बात के लिए आता है? तो यूनेस्को की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, तो इस तरीके से जो हमारा ई है वो एजुकेशनल के लिए आया, ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण शिक्षा की विधि है? सभी विधियों से पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। डीयू का अर्थ है ये डॉप्सन यूनिट है और डाल्टन यूनिट नहीं है। डॉप्सन यूनिट क्या होती है? डॉप्सन यूनिट गैसों के जो उनका कंप्रेशन होता है, जो दबाव होता है, गैस के दबाव को नापने की एक यूनिट है, इसे डॉप्सन यूनिट डीयू कहते हैं और ये गैस को यूनिट यूज करने में आती है। वायु प्रदूषण एक्ट कब आया? 1981 में वायु प्रदूषण एक्ट को लॉन्च किया गया, ये 29 मार्च को पास हुआ था। उसके बाद मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन को टिक करेंगे, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड को टिक करेंगे, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे HCFC कहते हैं उसे टिक करेंगे। तो ये 4 गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी सही होगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल, जिसे कि हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से लेकर के 30 किलोमीटर की मोटाई पे, यानी 15 किलोमीटर की लगभग डेंसिटी पे, डेप्थ पे इसे हम पाते हैं। और ये वायुमंडल, ये गैस स्ट्रेटोस्फीयर पे इस्टेब्लिश्ड है। अब उसके बाद आता है वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? तो स्ट्रेटो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में हमारे 5 मंडल होते हैं। उनके नाम सबसे नीचे से शुरू करेंगे तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे और प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर रहा है। एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंड एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। ये परिभाषा प्रोफेसर जे रॉस की है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? तो जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हुआ है? तो प्राकृतिक गतिविधियों से या मानवीय गतिविधियों से, दोनों से हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग किया जाता है एसीज में, रेफ्रिजरेटर में, दोनों में। याद रखिएगा, ए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, लेकिन अगर आता है कि जो रेफ्रिजरेटर हैं वहां पर कौन सी गैस प्रयोग होती है, अगर CFC नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे फ्रियॉन गैस होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है जो बिना किए विचार किए बिना इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। ये कोर्ट के द्वारा किया गया था और ये डिक्लेयर PD शर्मा ने किया है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट, जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जानते हैं, इसको हम 1986 में लॉन्च कर चुके हैं और 1986 में इसके बनने के साथ ही सारे पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक साथ मर्ज कर दिए गए थे और सेपरेट एक्ट बनाने बंद हो गए थे। इसीलिए इसे अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रदूषणों के प्रकार कितने हैं? प्रदूषण डिकम्पोजेबल एंड नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, प्रदूषणों की संख्या कितनी है? तो अगर आप प्रदूषण देखें तो प्रदूषण तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम चूंकि 7 टाइप ऑफ दिया हुआ है, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है, तो अगर हम 4 पे टिक करते हैं तो बाकी के पोल्यूशंस नहीं आते हैं, इसलिए हम मैक्सिमम को टिक करेंगे और मैक्सिमम में जो 7 टाइप ऑफ दिया हुआ है वो राइट आंसर होगा। 7 टाइप में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन आता है। याद रखेंगे, जो आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन ई पोल्यूशन का फॉर्म है, जिसमें ई वेस्ट के पानी में जाने या आग में जाने से पोल्यूशन फैलता है और उसे हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। थर्मल पोल्यूशन हमारा थर्मल एनर्जी के डेवलपमेंट में होता है, एटॉमिक एनर्जी के डेवलपमेंट में होता है। जलता हुआ प्लास्टिक, अब ये जो प्लास्टिक जल रहा है ये एयर पोल्यूशन का सोर्स होगा, क्योंकि उसमें हार्मफुल गैसेस एयर में जाएंगी। प्लास्टिक कैसा स्रोत है? अगर प्लास्टिक पानी में तो कोई क्रिया नहीं करेगा, बट ये जब जमीन में रहेगा तो जमीन की फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ये बात याद रखेंगे, और ऑक्सीजन भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि दोनों के दोनों मिल करके एक पोल्यूशन लेयर क्रिएट करते हैं। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। पेयजल की समस्या है, तो पेयजल की समस्या हमारी अधिक जनसंख्या के कारण भी है, अधिक गर्मी में भी है और औद्योगिकरण में भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये एनवायरनमेंट का पिछला पेपर मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं आप सही से स्टडी करके अच्छे से अपने नोट्स बना करके आगामी पेपर के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।